तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के पहले थोड़ा सा हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया, जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि जब गोल्ड मेटल के एक थिन फॉइल में हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को इंटरेक्ट कराते हैं, बम्बार्डिंग कराते हैं, तो उसमें कई सारे पार्टिकल होते हैं जो सीधे क्रॉस कर जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं कि वो ओरिजिनल पाथ से डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो जिस पाथ से जाते हैं उसी पाथ से रिटर्न हो जाते हैं। और उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। लेकिन रदरफोर्ड की एक कुछ लिमिटेशंस हैं। उनकी लिमिटेशंस ये हैं कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सके, तथा जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसको भी वो डिस्क्राइब नहीं कर सके। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो एक्सिलरेट करता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा और उसकी एनर्जी लॉस होगी और वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया, तथा एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यह भी एक्सप्लेन नहीं किया। इन सभी लिमिटेशंस को, ड्रॉबैक को बोर्स ने एटॉमिक मॉडल देकर के क्लियर किया। बोर्स ने जो रदरफोर्ड मॉडल में मॉडिफिकेशन किया है उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी पार्टिकल नेचर शो करता है और कभी वेव नेचर शो करता है। दूसरा ये है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड के बेस में उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को बताया। तो 1913 में नील्स बोर ने जो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी है उसके बेस पे उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश किया। उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो ये हैं कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल होता है, एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जो फिक्स होता है और वह स्फेरिकल होता है। उस स्फेरिकल एनर्जी लेवल को ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट में मूव करता है। इन्हीं ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव करेगा, इसके लिए भी उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2 पाई होता है, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है, r ऑर्बिट की रेडियस है, n 1 2 3 ये इंटीग्रल है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग होता है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट नियरेस्ट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। n = 1 को बोर ने k सिंबल से रिप्रेजेंट किया, n = 2 को l सिंबल से, n = 3 को m सिंबल से, तथा n = 4 को n सिंबल से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। यहां से आप देख सकते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, पहले सेंटर में न्यूक्लियस होता है
जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। लेकिन जब एक्सटर्नल पार्ट से जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। चूंकि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो अब वो है हाई एनर्जी लेवल में या हायर ऑर्बिट में मूव कर जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, 1 में है, अगर उसको हम एनर्जी देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और वो 2 एनर्जी लेवल में या 3 एनर्जी लेवल में भी जा सकता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन 2 या 3 एनर्जी लेवल में बहुत कम समय तक के लिए रहता है, नॉर्मली 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रहता है। इसके बाद वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी को इमिट करके वो फिर से अपने प्रीवियस सेल में आ जाता है। जो उसका प्रीवियस ऑर्बिट है, जो स्टार्टिंग का ऑर्बिट है, उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे कम होती है और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी जाती है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, उसे हम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट कहते हैं। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है वो hν के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब या तो वो एनर्जी hν या 2hν या 3hν, इस तरह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वह जैसे 1.5hν, 2.3hν, इस तरह से वो एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब नहीं करता। वो hν, 2hν, 3hν इस रेंज में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और इसी एनर्जी लेवल में वो एनर्जी को रिलीज भी करता है। जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वो उन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। अगर हम ये बोलें कि लो एनर्जी लेवल E1 है और हाई एनर्जी लेवल E2 है तो जो E2 माइनस E1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्साइटेड एनर्जी लेवल के बीच की जो एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी लेवल एब्जॉर्ब करेगा वो उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के माइनस के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू, यदि हम hν माने तो hν एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा और hν एनर्जी को ही वो इमिट करेगा। अब इस आधार पे ये जो दोनों ऊपर पोस्टुलेट दिए हैं इसके बेस पे बोर ने ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट की एनर्जी और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सका है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है इसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी वेलोसिटी क्या है तथा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।